नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार में। कहते हैं उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। हमारा कल का एक पार्ट बचा था, जिसे हम कहते हैं भैया रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हम पढ़ चुके थे। और रही बात है ना, आज का जो टॉपिक है वो एटम और मॉलिक्यूल रहने वाला है आपका, है ना, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो प्यारी दोस्त चलिए शुरुआत करते हैं केमिकल चेंजेस की। रासायनिक परिवर्तन, कब हमें रासायनिक परिवर्तन दिखाई देगा, उसके क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, उन सब पहलुओं को मैं आपको इस कदर पढ़ाऊंगा कि आप कहेंगे कि सर वास्तविकता में अब हम देखते ही पहचान लेंगे। भौतिक परिवर्तन में हमने सारी चीजें देख ली थी, है ना। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करें तो सबसे पहला बिंदु यहाँ पर जो होगा कि इसमें नया पदार्थ बनता है। सबसे मेन चीज, सबसे पहला बिंदु, जब भी कोई रासायनिक पदार्थ, है ना, रासायनिक परिवर्तन होता है तो कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है। और दूसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब भी कोई नया पदार्थ बनेगा तो वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं। तो यह अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार जो बन गया, दूध से दही बन गया, तो आप वापस से नहीं आ सकते, है ना, दही से दूध बना। तो यह अनुत्क्रमणीय होता है। इट्स नॉन रिवर्सिबल। ठीक। तो इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये तीसरा बिंदु है जिससे हम इसकी पहचान करते हैं कि कब कौन सा परिवर्तन रासायनिक होगा, कब कौन सा परिवर्तन हमें रासायनिक देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम यहां देखते हैं कि भाई क्या चीज है, ठीक है, तो भैया यहां पर इसके गुण बदलते हैं। रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है तो गुण बदलते हैं। चेंज इन प्रॉपर्टी, कि सर कैसे गुण बदलते हैं। जैसे कि, है ना, उसने कहा था कि तुम्हारे बिन मैं रह ना पाऊंगी। उसने कहा था तुम्हारे बिन मैं रह ना पाऊंगी, जो तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी ना पाऊंगी। ये वादे, ये कस्में धरे के धरे रह गए। जब समय आया हमारा बुरा तो वो किसी और के हो गए। तो जैसे कि वो लोग बदल गए ना, वैसे यहां भी कुछ बदलाव होते हैं। कभी भी कोई नया परिवर्तन जब आता है तो प्यारी दोस्त याद रखिएगा, इस तरह के बदलाव आपको यहां पर देखने को जरूर मिलेंगे। तो गुण बदलते हैं। उन गुण में एक चीज होती है कि स्वाद बदल सकता है। जैसे दूध खट्टा हो गया तो भैया टेस्ट बदल जाए, स्वाद बदल जाए। ठीक है, ये चीज हो सकती है। और क्या हो सकता है प्यारी दोस्त, है ना, तो स्वाद का बदलना, टेस्ट का बदलना, रंग का बदलना, है ना। यहाँ रंग याद रखिएगा केमिकल। अब जानवरों का मत पूछना सर मेरे रिश्तेदार रंग बदलते हैं, है ना, गिरगिट, वो नहीं, वो जीवों का गुण है। जीव के गुण की बात हम यहाँ नहीं कर रहे भाई, हम यहाँ पर केमिकल की बात कर रहे हैं। तो कलर का चेंज होना, रंग का बदल जाना, प्यारी दोस्त, स्वाद का बदल जाना, रंग का बदल जाना, है ना प्यारी दोस्त। इसके बाद अगली चीज जो आती है ना, गंध बदल जाए, है ना, स्मेल आने लग जाए। जैसे कि जो फल थे वो सड़ गए, सब्जी जो थी वो सड़ गई, तो उनमें से गंध आने लगे। या फिर, है ना भाई, इनमें से कोई भी गुण बदल सकता है। या फिर किसी गैस का निकलना, कोई गैस निकलने लग जाए। जैसे तुम आलू के पराठे खाए थे, मूली के पराठे खाए थे, अब बायोलॉजिकल विस्फोट कर रहे हो बैठ करके, तो भैया किसी गैस, है ना, याद रखिएगा गैस का रिलीज होना, रिलीज, ये चीज देखने को मिल जाए। ठीक है। या फिर प्यारे दोस्त आपकी नौकरी लग जाए तो आपका पड़ोसी जले, वो वाला नहीं, सच में आग लग जाए उसमें, ठीक है, और उसकी स्किन जले, वो वाला परिवर्तन। तो किसी चीज का जलना, ठीक है, बर्न होना। और वो चीज जो है, ये किसी चीज का जलना, यहां पर दहन कहलाएगा। दहन मैंने आपको कल समझाया था पहली क्लास के अंदर। कंबंशन, कंबंशन क्या होता है, कोई चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले। ये कैसे कैसे पहचानेंगे ये जलने वाला, तो इसको जलना क्या होगा दोस्त याद रखिएगा। ठीक है।
तो प्यारे दोस्त, जलने की बात हम करेंगे तो मुख्य रूप से आप यहां पर ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको प्रकाश देखने को मिलेगा, हीट देखने को मिलेगी, आपको वहां पर ऊष्मा देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रकाश मतलब लाइट होता है, मैंने हीट ऊपर लिख दिया। ठीक है, ऊष्मा मतलब हीट। अब देखो, कागज जलता है तो कागज जलने पर गर्मी लगती है ना, तो किसी भी चीज का जलना हो जाए तो प्यारे दोस्त, ये गुण अगर हमें कहीं देखने को मिलते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। या फिर कुछ नहीं समझ में आए तो कहीं कोई केमिकल रिएक्शन मिल जाए आपको। क्या मिल जाए? केमिकल रिएक्शन अगर आपको दे दे कहीं पर, कोई रासायनिक अभिक्रिया बता दे, तो रासायनिक अभिक्रिया भी कैसा होती है? वो भी रासायनिक परिवर्तन ही होता है। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का होना, ये 5 बिंदु हैं जिससे आप किसी को भी पकड़ सकते हैं प्यारी दोस्त कि ये परिवर्तन कौन सा होगा। बेटा ठंड मेरे यहाँ भी है, आप कह रहे हो सर आपको ठंड नहीं लग रही, ये कमरा बंद है, छोटा है, और लगातार सुबह से क्लास चलती है लगभग 10-11 बजे से, तो 7-8 घंटे में इतनी लाइटें लगी हुई हैं इस कमरे में, और ये बोर्ड भी इतना बड़ा है, सामने टीवी है, कंप्यूटर है, तो फैन चलता नहीं है, रूम गर्म हो जाता है इन लाइटों के कारण। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर इतनी गर्मी है कि इस रूम में तो ठंड नहीं लगेगी, बाहर जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं खुद भी जैकेट पहनूंगा। ठीक है, तो इन लाइट्स के कारण मुझे नहीं लग पा रही है ना, लेकिन ठंड इतनी तो यहाँ भी है कि भाई ऐसा ऐसा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतनी नहीं है कि भाई कंबल ही ओढ़नी पड़ रही है ना। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, नया पदार्थ बनता है, अनुत्क्रमणीय होते हैं, नॉन रिवर्सिबल होते हैं, गुण बदलते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल में इन सभी गुणों को ढूंढते हैं कि सर आपने जो बताया ये रिएक्शन में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, लकड़ी का जलना। देखो, लकड़ी जले, कागज जले, मोमबत्ती जले। ठीक है दोस्त, एक चीज ध्यान रखना, आप आग के पास बैठकर ताप रहे हो ये नहीं। ठीक है, आप आग में ही बैठ जाओ तो रासायनिक परिवर्तन, खुद जलना चाहिए वो वस्तु, है ना, याद रखिएगा, दूसरा नहीं, है ना। जल वहां रहा है, तुम कहोगे उसमें कौन सा परिवर्तन? नहीं भैया, जो जले उसकी बात। तो लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी ही है वो, लड़की नहीं है। ठीक है, चलिए, मोमबत्ती का जलना। अब मोमबत्ती एक्सेप्शन केस भी होता है, अपवाद का केस भी होता है कि सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोमबत्ती के अंदर क्या होता है कि जब हम मोमबत्ती को देखते हैं तो एक्सेप्शन केस क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि ये एक मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती में एक धागा भी है। ठीक है, अब ये मोमबत्ती यहां पर क्या होगी? जलेगी। अब जब ये मोमबत्ती यहां पर जलेगी तो जलने के साथ साथ ये थोड़ी बहुत पिघलती भी है यार, है ना। मैंने ऐसी कोई मोमबत्ती नहीं देखी जो जल रही हो लेकिन पिघल नहीं रही हो। तो मोमबत्ती जलने के साथ साथ पिघलती भी है ना। तो मोमबत्ती जब जल रही होती है तो वो यहाँ से साइड से ऐसे करके टपक रही होती है यहाँ पर, और धीरे धीरे ऐसे फैलती है। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा। ये नीली इसलिए बनाई ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए। अब देखो, ये यहां पर क्या कर रही है? ये मोमबत्ती का जलना हो गया, बर्न होना हो गया। अब यहां पर हमें प्रकाश भी दिख रहा है, हमें यहां पर ऊष्मा भी दिख रही है। तो मुख्य रूप से ये जो चेंजेस हैं ये केमिकल चेंजेस, सी का मतलब केमिकल होगा। लेकिन ये यहां पर मोमबत्ती पिघल भी रही है, तो ये मेल्ट हो रही है, तो ये पिघलने का गुण आ गया, ये मेल्ट होने का गुण आ गया। ठीक है, तो अगर नॉर्मली अगर आपसे 4 ऑप्शन दे रखे हो और कभी ये नहीं दे रखा हो कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो सिंपलेस्ट वे में पहला पॉइंट तो रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर ये बोला जाए कि जलती हुई मोमबत्ती में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो अगर प्रश्न इस तरह से हो कि जलती हुई मोमबत्ती में कौन कौन से परिवर्तन दिखते हैं, तब हम कह सकते हैं कि फिजिकल प्लस केमिकल दोनों होंगे। दोनों ही दिख जाते हैं, भौतिक भी दिखता है, रासायनिक भी दिखता है। ठीक है, लोहे का जंग लगना। भैया लोहे पर जंग लगता है तो उसका कलर बदल जाता है, वजन बढ़ जाता है, उम्र घटती है उसकी। दूध फट जाए तो स्वाद बदल जाता है, खाना पकने पर स्वाद बदल जाता है। ठीक है, फल के सड़ने पर उसमें से गंध आने लगती है, उसका स्वाद बदल जाता है। बैक्टीरिया से दूध का दही बनना, दूध से दही बनता है तो उसका स्वाद बदल जाता है। शराब, देखो मैं चाहता तो यहाँ 2-5 एग्जाम्पल लिख करके आगे बढ़ जाता, है ना। जब आप मुझसे कहते हैं सर इनको लिखने का समय, भाई मैं 30 एग्जाम्पल अगर मैं खुद लिखूंगा हमारी 1 घंटे की क्लास खत्म हो जाएगी। मैंने ये 30 एग्जाम्पल इसलिए अलग अलग एग्जाम्स को जब मैंने एनालिसिस किया, देखा, तो जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इन्हीं में 15-16 एग्जाम्पल हैं जो मैंने डाल दिए।
मतलब कभी भी फिजिकल और केमिकल चेंज होगा तो आप इन्हीं में से उन आंसर्स को देखेंगे जो आपकी एग्जाम में आ रहे होंगे। तो इसलिए है ना, तो अब ये मत बोलना कि सर इनके लिए रुक जाइए, क्योंकि इनके लिए रुकेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, है ना। तो फल का सड़ना हो जाए, आप इनको आराम से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लिखना चाहो तो शराब का किण्वन होना, भाई सीधी सीधी सी बात है, गन्ने का किण्वन करके शराब बनाई जाती है और शराब सड़ कर ही बनती है, किण्वन या फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनती है। चूना पत्थर से चूना, ये बच्चों को समझ नहीं आता, वो सोचता है चूना पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है, नहीं भाई। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड चूने में और साथ में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया भी है, और किसी गैस का निकलना ये दर्शाता है कि ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। केमिकल रिएक्शन का होना भी रासायनिक परिवर्तन होता है। ये एक अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, तो अंडे के कवच का गर्म होने पर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा परिवर्तन है अंडे का कवच को गर्म करना, तो बहुत सारे पूछेंगे अंडे के कवच को गर्म करने पे क्या ही परिवर्तन होता होगा, होता है ना दोस्त, याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, रासायनिक परिवर्तन है। आइए यहां पर लोहे में तांबे की परत चढ़ाना, ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी साहब लोहे के ऊपर, या फिर लोहे के ऊपर तांबे की चढ़ा दी, जस्ते की परत चढ़ा दी आपने, वो केमिकल प्रोसेस को रोक रहा है और केमिकल प्रोसेस से ही उसको चढ़ाया गया है। तो प्यारे दोस्त ये चीज ध्यान रखना। बैटरी का डिस्चार्ज होना, अब बैटरी का चार्ज होना और बैटरी का डिस्चार्ज होना दोनों ही आपके केमिकल चेंज है। कि सर ऐसा क्यों, वो तो वापस से चार्ज हो जाती है, आपके माइंड में ये चीज आई होगी कि सर बैटरी तो बार बार रीयूज हो जाती है, लेकिन बैटरी के अंदर जो आयंस थे जिससे आपने उसको चार्ज किया था वो इलेक्ट्रिसिटी तो चली गई ना, आप दूसरी इलेक्ट्रिसिटी दे करके फिर चार्ज करते हो। ऐसे तो दुनिया में कोई चीज, लकड़ी का जलना, दूसरी लकड़ी ला करके फिर जला लेते हैं हम, तो वो एनर्जी जो थी वो तो बदल गई ना, वो ऊर्जा तो बदल गई ना। सोचो आप, यहां सोचना, ये प्रश्न जब भी आता है बैटरी का डिस्चार्ज होना, बच्चा ये सोचता है ये तो वापस चार्ज हो जाएगी, फिर से विद्युत देंगे फिर चार्ज हो जाएगी। जो विद्युत आपने दी और जो इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज कर ली वो एनर्जी खत्म हो गई। आपको मैंने 2 लकड़ी जलाने के लिए दिया, आपने दोनों जला दी, मैंने बता कौन सा परिवर्तन किया, सर भौतिक के, क्यों, क्योंकि 2 लकड़ी मैं घर से ले आया हूं, मेरे पास है नहीं भैया, रासायनिक होगा। आपने अब लकड़ियां बदल दी हैं, वो लकड़ियां नहीं है वहां पर। समझना मैं जो कह रहा हूं, इसमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, ये वाले में, है ना, ये केमिकल चेंज ही है। चलिए, दही का खट्टा होना, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, स्वाद बदल जाएगा। अंडे का उबलना, अंडे में जीव होता है, अगर उसको बॉईल कर लिया जाए तो वो जीव नहीं बन पाएगा, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बेकिंग सोडे में सिरका डालना, तो बेकिंग सोडे में भाई सीधी सी बात है, सिरका क्या हो गया, अम्ल हो गया, और बेकिंग सोडा मेटल का कार्बोनेट हो गया। तो जब भी किसी धातु के कार्बोनेट की, है ना, याद रखिएगा, मेटल के कार्बोनेट या धातु का कार्बोनेट जो होता है, धातु का जो कार्बोनेट होता है, अगर उसकी क्रिया किसी एसिड के साथ, किसी अम्ल के साथ कराई जाती है तो सोल्ट बनता है, वाटर बनता है, और साथ में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं यहां पर, मेटल कार्बोनेट। तो धातु के कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल के साथ कराई जा रही है, केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है। कोयले का जलना, अरे कोयला क्या, किसी भी चीज को जलाओ, आतिशबाजी, पटाखे होते हैं ना, आसमान में फूटते, नीला हरा पीला रंग दिखता है, वो वाले। पत्तियों का पीला होना, रंग बदल गया, रंग बदलना रासायनिक परिवर्तन होता है। खाद का बनना, देखो खाद अगर हम बनाते हैं तो हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे H2SO4 का यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, अमोनियम साइनाइड का यूज करते हैं। तो हम खाद बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर जैविक खाद नहीं लिखा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में कई ऐसी प्रोसेस होती है, भोजन जो पच जाता है उससे वापस भोजन थोड़ी बन सकता है। क्या सर, बात तो सही है, डाइजेस्टिव फूड से भोजन थोड़ी बनता है, कि भोजन का पचना, भोजन का सड़ना, भोजन का पकना, सब रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। भोजन का स्वाद बदलना, इट्स ऑल्सो, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है आवाज सही नहीं आ रही है ना, ये सुबह से मेरी शायद 5वीं 6ठी क्लास होगी, तो सब में आवाज प्रॉपर है, और यहाँ मुझे दोनों चीजों में, जहां पर आपका OBS है उसमें भी और यहाँ पर भी, है ना, आवाज प्रॉपर है। अगर आपके कनपुरिया में हड़ताल है तो उन कनपुरियों को सही करो, और अगर आपके ध्वनि यंत्र में दिक्कत है तो उसको सही करो, नहीं तो मोबाइल में आवाज बढ़ाने का बटन होता है उसमें उंगली करो, ठीक है ना। यहां से बिल्कुल सही है, प्रॉपर है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, तो ये 20 एग्जाम्पल आपने पढ़े, 10 और देता हूं मैं आपको। जंग पर पेंट का चिपकना, रासायनिक परिवर्तन है, आपने जंग पे पेंट चिपका दिया, और सर ये तो भौतिक होगा, नहीं, रासायनिक है, ठीक है। लोहे का गैल्वेनाइजेशन होना, जस्तीकरण भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ये हो जाएगा। लोहे को जंग से क्षतिग्रस्त होना है, जंग लगना, जंग का क्षतिग्रस्त होना, वही चीज है।
ठीक है। आग लगने से राख बनना, वो अब किसी चीज को जला दिया जाए, वो कहते हैं ना कि तू माटी का पुतला है किस बात का गुरूर है, तू माटी का पुतला है किस बात का गुरूर है, एक चिंगारी की देर है, एक चिंगारी की देर है और तू मुट्ठी भर से दूर है। तो भाई साहब, है ना, किसी आदमी का राख हो जाना आग लगने पर, है ना, या फिर आग लगने से कोई राख बन जाए। नाखून का पीला, देखो नाखून का पीला होना यहाँ पर, है ना, कोई, है ना, चेंज नहीं होता केमिकल, लेकिन यहाँ जो वर्ड लिखा है ना उसके कारण ये केमिकल चेंज हुआ है। किसी को इन्फेक्शन हो गया है, उसके नाखून जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं, उसके कारण, इन्फेक्शन के कारण वो नाखून पीले हुए हैं। सामान्यतः नाखून पीले नहीं होते हैं, तो किसी बीमारी के कारण, संक्रमण के कारण ये चीज हुई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पेट्रोल का जलना, अरे कुछ भी जले, ठीक है दोस्त, याद रख लेना। तो है ना, दवाइयों का शरीर में रिएक्शन करना, अरे तभी तो वो इलाज करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। अम्ल और क्षार का मिलना और नमक बनाना, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अरे कोई एसिड और बेस मिलते हैं तो लवण बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। गंदा पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस उसमें प्रभावित करते हैं, तो क्लोरीनेशन करना, है ना, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आपने उसमें क्लोरीन गैस को डाला, क्रोन, है ना, याद रखना, क्लोरीनेशन बोला है। ठीक है, आपने पानी को छाना नहीं है, पानी को छानना अलग चीज है, वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन पानी में आपने, है ना, क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया, उसमें सूक्ष्म जीवों को मारा, वहां एक केमिकल रिएक्शन जनरेट हुई है। रक्त का थक्का, चोट लगने पर खून का थक्का बन जाए, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये चीज यहां पर आपने 30 एग्जाम्पल पढ़े और इनमें से बाहर नहीं आता जब भी प्रश्न आता है। अब हम यहां से नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नए टॉपिक का जो नाम है वो है आपका अणु और परमाणु। क्या नाम है? ठीक है, पहले परमाणु है तो परमाणु और अणु लिख लेते, इधर एटम लिखा है ना। चलिए परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब हम परमाणु और अणु की बात करते हैं, न्यू टॉपिक है आपका, नया टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, कल आपकी क्लास होगी, है ना, सैटरडे के दिन। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मंडे को मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए कल क्लास होगी। ठीक है, मंडे को मेरे परिवार में एक डेथ हुई है, जिसके कारण मुझे जाना होगा, और परिवार मुझसे काफ़ी दूरी पर है। वो नागपुर में है, मैं उज्जैन हूँ, तो लगभग 700, और नागपुर से भी आगे हैं लगभग 180 किलोमीटर, तो मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक है, इस कारण से कल, मतलब मंडे के दिन, है ना, तो कल क्लास होगी, संडे को मैं निकल जाऊंगा। तो मंडे को मैं वहाँ पहुंचूंगा और मंडे की नाइट में वहाँ से निकलूंगा, तो मंगल के दिन मैं आपकी क्लास वापस ले लूंगा। मोस्ट प्रोबेबल, पूरी कोशिश रहेगी मेरे आने की। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम परमाणु एवं अणु पढ़ने वाले हैं। अब बात यहां पर करते हैं कि ये जो परमाणु होता है ये क्या होता है। तो परमाणु के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भैया, डॉल्टन साहब ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था और हमको ये बताया था परमाणु सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, परमाणु जो होता है वो क्या होता है? सबसे, परमाणु सूक्ष्मतम कण है। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। है ना, नाम ऐसा लगता है परमाणु के, भाई साहब इसके बराबर कोई नहीं होगा। वो एक मूवी देखी थी, राजपाल यादव वहां खड़ा होता है, शीतल से मैं लड़ूंगा, शीतल से, शीतल आदमी निकलता है फिर। ठीक है, तो सेम वैसी चीज हो गई, नाम परमाणु और एक का नाम अणु। अणु ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम वालों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि परमाणु नहीं, अणु छोटा है। और उनका कहना भी सही है, अणु भाई साहब दो शब्द, है ना, अक्षर से मिलकर बना है, परमाणु में 4 अक्षर है, इसलिए अणु छोटा है। लेकिन केमिस्ट्री में, वास्तविकता में अणु जो होता है वो परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, तो परमाणु सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटे कण है। हालांकि हमारे यहाँ महर्षि कणाद ने सन 860 ईसा पूर्व में, सन 1 के 860 साल पहले ये बता दिया था कि प्रत्येक कण, याद रखिएगा, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कण से बना है। तो उन्होंने कण कहा, उसी को डाल्टन ने सन 1800 के आसपास में जब मॉडल दिया तब उसे परमाणु कहा, एटॉमिक मॉडल दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ पर यूनान एक कंट्री है, ग्रीस जिसे हम बोलते हैं, उनका और इंडियन, ठीक है, याद रखिएगा, माइथोलॉजिकल जो हमारी पौराणिक कथाएं, उनमें एक बात कही जाती है कि मानव का जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलकर के बना हुआ है। 5 एलिमेंट कैन फॉर्म ह्यूमन बॉडी, है ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल।
ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे मिलकर के क्या होता है किसी के इंसान का शरीर का, और इन्हीं 5 चीजों में तो सारे तत्व पाए जाते हैं। तो उनको कुछ तो नॉलेज था, ऐसे ही हवा में बातें उन्होंने नहीं करी हैं कि जितने भी 118 तत्व हैं ये इनके अलावा पाए कहां जाते हैं। और आप कहोगे सर ये तो लॉजिक छोटा बच्चा भी, दोस्त यकीन मानिए जब केमिस्ट्री का नामो निशान नहीं होता था, जब कोई जानता नहीं था कि ये तांबा होता है ये लोहा होता है, तब इस बात को बोलना एक अहम प्रायोरिटी होती है। जैसे आज आप कोई बात बोल दो कि भारत में आने वाले 50 साल के बाद एक ऐसी मशीन बनेगी कि भाई साहब वो देश के अंदर इंटर होने वाले दुश्मन को शकल से ही पहचान लेगी, डीएनए से ही पहचान लेगी। ऐसा पॉसिबल आज तक किसी कंट्री में नहीं हुआ, लेकिन आप आज बोल के चले जाओ और इंडिया वास्तविकता में वो बना ले, तब आपकी बात में दम होता है कि नहीं यार ये एक आदमी बोल गया था आज से पहले। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, परमाणु के बारे में प्रिडिक्शन बहुत सारे लोगों ने की है। ठीक है, जैसे कि महर्षि कणाद ने 860 ईसा पूर्व में बता दिया था, है ना। आज से 2026 चल रहा है ना, 25 ही बोलने में आता है, 26 चल रहा है। ठीक है, तो 2026 में 860 साल और ऐड कर दो, इतने साल पहले एक आदमी बता के चला गया, भारत का रहने वाला महर्षि कणाद, आचार्य कणाद। सन 1800 में, आज से 200 साल के आसपास, है ना, के पहले, है ना, डाल्टन बता के चले गए। तो किसी ने परमाणु को खोजा नहीं, सबने अपनी अपनी अवधारणाएं दी, जो फेमस थे उनके नाम चर्चाओं में आ गए। दूसरी बात यह कही जाती है कि परमाणु स्वतंत्र नहीं पाया जाता। एटम नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये चीज भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे, परमाणु जो होता है वो कभी भी, है ना, स्वतंत्र नहीं पाया जाता। और तीसरी महत्वपूर्ण सबसे चीज जो होती है, परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु अविभाज्य कण होता है, ये डाल्टन ने कहा था। एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल। तो परमाणु अविभाज्य कण होता है, एटम इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, ये चीज ध्यान रखिए। अब देखो ये इन्होंने बात भले कह दी, परमाणु की संरचना जब हम देखते हैं तो हमको एटम के स्ट्रक्चर में ये चीज स्पष्टली क्लियरली समझ में आ जाती है कि अगर ये जो भी कह रहे हो उससे मुझे मतलब नहीं है भैया। सिंपल सा फंडा है कि अगर इनकी बात सही है तो अगर आज हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं, आज हम परमाणु की, आज परमाणु अविभाज्य नहीं है, आज परमाणु के अंदर हमने कई चीजों की खोज कर ली है। ये न्यूक्लियस होता है, परमाणु के अंदर हमने नाभिक की खोज की, और नाभिक के अंदर भी हमने कुछ चीजों की खोज की जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, हम न्यूट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। तो ये कण कहां से आए? अगर हम परमाणु को तोड़ ही नहीं सकते थे तो इन कणों के बारे में जानकारी, मतलब आज परमाणु को तोड़ करके इन कणों को देखा गया। मैं आपसे कहूं कि ये छोटी सी गेंद है, इस गेंद के अंदर कुछ नहीं दिख सकता, यह अविभाज्य है। तुमने खोल के बताया सर अंदर इसमें लोहा भरा हुआ था, मैंने, तो तुमने अगर इसके अंदर का लोहा बता दिया मतलब ये खुला होगा। समझ में आई ना बात? तो ये बात, हालांकि आज भी यही होता है कि परमाणु कैसा कण है, अविभाज्य कण है। डाल्टन की बात सर्वोपरि मानी जाती, क्योंकि डाल्टन ने उस समय ये थ्योरी दी जब परमाणु के बारे में कोई जानता नहीं था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इसी के कण होते हैं, ये परमाणु की ही संरचना है, ये एटम का ही स्ट्रक्चर है। तो मतलब कि अगर हम इस परमाणु को, इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें कई जानकारियां मिलती है। जैसे आप यहां पर इस बुक को एक बार और देखिए, ये जब हम इसको यूं देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये जो संरचना इसके अंदर दिखाई दे रही है, ये गोला, ये गोला न्यूक्लियस कहलाता है, नाभिक कहलाता है। और इस नाभिक की खोज किसने की थी? इस नाभिक की खोज या इसको डिस्कवर्ड किसने किया था?
सन 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा इसको डिस्कवर्ड किया गया था। किसने डिस्कवर्ड किया था? रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि रदरफोर्ड जो चच्चा थे उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया। और इस नाभिक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो इस पर धनात्मक आवेश होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है। कि सर पॉजिटिव कैसे होता है? क्योंकि इसके अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन कैसा होता है? कि सर पॉजिटिव। बस वही चीज है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस कारण से अब यहां पर एक चीज देखिएगा आप, ये नाभिक में यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है और एक दूरी ये यहां की होती है। भाई ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एटम का स्ट्रक्चर है, परमाणु की संरचना है। किसी भी गोले में इस लंबाई को क्या कहा जाता है? कि सर त्रिज्या कहा जाता है। तो ये किसका गोला है? कि सर नाभिक का। तो ये त्रिज्या किसकी हो जाएगी? नाभिक की त्रिज्या। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो ये होती है 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। और इसे कहते हैं फर्मी। सर माइनस क्यों? क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से तो दिखेंगे भी नहीं। और ये त्रिज्या, इस पूरी संरचना को एटम कहते हैं, तो ये संरचना, ये त्रिज्या किसकी हो जाती है? ये परमाणु की त्रिज्या हो जाती है। रेडियस ऑफ एटम। परमाणु की त्रिज्या। और इसकी त्रिज्या होती है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। कितनी होती है? 10⁻−10 मीटर। और इसे क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं, है ना? ये चीज होती है। अब एक प्रश्न एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, पता है क्या कंफ्यूज करता है? वो एक प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न से कई बच्चे यहां अंतर नहीं कर पाते। परमाणु मतलब एटम, नाभिक मतलब न्यूक्लियस से कितना बड़ा है? प्लीज जवाब देंगे आप? कितना बड़ा है? इन दोनों में जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है? बताइए। परमाणु नाभिक से कितना बड़ा है? अधिकतर बच्चे यहां पर मैथ्स करने लगते हैं, जबकि मैथ्स है ही नहीं है। यहां वो चीज है ही नहीं जो आप कर रहे हो। पता है, मैंने एक बच्चे से पूछा कि +10 और -10 में कितने का अंतर होता है? ठीक है, वो बच्चा कह रहा है कि सर 0 का अंतर होता है। वो क्या कह रहा है? 0 का अंतर होता है सर। मैंने पूछा +10 और -10 में कितने का अंतर होता है? तो बच्चा कहता है सर 0 का अंतर है। बेटा आपने प्लस माइनस कर लिया। +10 और -10 में 20 का अंतर होता है। डिफरेंस कितने का होता है? 20 का होता है। ऐसे ही 10⁻−15 और 10⁻−10 में 10⁵5 का अंतर है। अंतर पूछा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो वहां डिफरेंस में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता। अंतर जब पूछा जाए तो कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो +10 और -10 में जैसे 20 का अंतर था, ठीक उसी तरह से यहां परमाणु ये 10⁻−15 और 10⁻−10 में 10⁵5 का अंतर है। 10⁵5 गुना।
और 10 की घात 5 गुना को ही कहा जाता है 1 लाख। 1 लाख टाइम। तो ये जो एटम है ये न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा होता है। 1 लाख टाइम। डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं आपसे, प्लस माइनस नहीं पूछ रहे हैं, आपको मैथ्स नहीं अप्लाई करना था यहां पर। बहुत सारे बच्चे 10 की घात माइनस बोल रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं डिफरेंशिएशन कभी भी प्लस माइनस में नहीं होगा, वो सिर्फ जो अंतर होता है वो नंबर्स का होता है। तो प्लीज यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन के लिए मुझसे मत लड़िए, सर -का 5 होगा प्लस का होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं, है ना, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास में -का 10 है और -का 20 है, इनमें कितने का अंतर है, मैंने ये पूछा है। तो एक बच्चा बहस कर रहा है, नहीं सर -का 10 अंतर होगा। बेटा वो -का 10 अंतर कैसे हुआ? अंतर हमेशा नंबर्स का ही तो होगा, 10 का अंतर होगा, इन दोनों में 10 का अंतर है। 10 में और 20 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। इनमें भी सेम डिफरेंस है, इनमें भी सेम डिफरेंस है। तो मैं तो अंतर पूछ रहा हूं, अंतर कितने का है, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन अप्लाई नहीं करना था। बात समझ में अब आ चुकी होगी आपको। ठीक है, तो ये प्रश्न बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है ना, और इसलिए इसको समझाने में टाइम भी लगता है। चलिए अब थोड़ा यहां से आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो मूल कण है वो हम किसे कहते हैं? भाई सीधी सी बात है, परमाणु को कहते हैं। लेकिन परमाणु के कुछ क्या होते हैं, उपकण होते हैं। तो परमाणु के उपकण कौन से हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो परमाणु के उपकणों की जब बात की जाती है तो परमाणु के 3 पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले यहां पर एक ट्रिक पढ़ लीजिए। है ना, ये वही ट्रिक है जो मैं हर बार बताता हूं, कोई नई ट्रिक नहीं है। ईंट पर नाच। चलिए, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। ठीक है, प का मतलब होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। ठीक है, और प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड। है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ना का मतलब न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। ईंट पर नाच। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक सी हैं, सामान्य सी चीज है कि क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो ईंट पर नाच हमने बेसिक सा पढ़ लिया। चल, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है।
चलिए भैया, इस साइड में हम उनके गुण लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी। पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को। नंबर 2 पर पढ़ेंगे हम प्रोटॉन को। और नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें पढ़नी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों पढ़ लेंगे हम। पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि किसने इनको खोजा था, तो खोज या डिस्कवर्ड किसने किया। नंबर 2 पर बात करेंगे इन पर आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है। ठीक है। नंबर 3 पर इनके द्रव्यमान की बात करेंगे, इनके मास की बात करेंगे। तीन चीजें ही पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ठीक है, दूसरा बिंदु इस पर आवेश और तीसरा बिंदु इसका द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आप सभी जानते हैं 1897 में जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? एटीन नाइनटी सेवन। लेकिन इन्होंने किस पर की थी? कैथोड रे के ऊपर, कैथोड किरणों के ऊपर कुछ काम कर रहे थे। तो कैथोड किरणों पर की थी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज कहीं पर हुई? कैथोड किरणों के ऊपर। अब आवेश कौन सा होता है, कैसे होते हैं ये? तो भैया इनके ऊपर पाया जाता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। और ऋणात्मक कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है इसका। और द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान दो तरह से निकाला जाता है। एक होता है ग्राम में। तो पहला तो लिखते हैं कि 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, किलोग्राम में। और यही चीज ग्राम में पूछ ली जाए कभी कभी तो रटने वाले बच्चों के साथ गड़बड़ होती है। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। बेसिक सा फंडा। ठीक। प्रोटॉन में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रोटॉन की समस्याओं का कारण। प्रोटॉन में सबसे पहली चीज कि भैया इसकी खोज। गोल्डस्टीन करते हैं, लेकिन नाम कौन देते हैं? रदरफोर्ड देते हैं। इनके खोज में दिक्कत ये हुई थी जब गोल्डस्टीन ने पहली बार इसको खोजा था। एनोड रे के ऊपर ऑब्वियसली बातें पता चला था ये। तो दिक्कत ये हुई थी कि गोल्डस्टीन ने जब इसके बारे में बताया तो डिटेल के साथ नहीं बता पाए। इसलिए फिर रदरफोर्ड का नाम चला कि भैया इन्होंने खोजा है। ऑप्शन में अगर आपको गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों मिले तो अब आप गोल्डस्टीन चयन करेंगे, और गोल्डस्टीन नहीं मिले और खोजकर्ता का नाम पूछे तब आप पूछ लेंगे कि भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक, ये घटना है, कुछ नहीं है बाकी। आवेश कौन सा होता है, चार्ज कौन सा होता है? धनात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 या 24, किलोग्राम में पूछेंगे तो 27। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
ग्राम और किलोग्राम में 10 की घात 3 का अंतर होता है। 10 टू द पावर 3 का डिफरेंस हमेशा होगा। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब आते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। अच्छा, तुम काहे रह गए हो, तुमको भी पढ़ ही लेते हैं, मत घबराओ। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। पता है 1932 सन 1932 में इसी की खोज होती है सबसे बाद में। 1932 में खोजा जाता है 1932 में। और चैडविक साहब जो थे ना, वो जब इस परमाणु के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये पाया कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। ये थे उदासीन हैं। जैसे कि हम कितना भी मोटिवेट कर लें, कुछ है हमको क्या ही करना है। ठीक है, होते हैं ना एक दो बच्चे ऐसे। 100 बच्चे खड़े हुए हैं, एक मोटिवेट कर रहे हैं, भैया कुछ मोटिवेट हो जाते हैं, हाँ हम करेंगे, हम नौकरी लेंगे। कुछ है क्या ही करना है, ऐसे ही आए थे, ऐसे ही चले जाएंगे, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, क्यों कमाना है, किसके लिए कमाना है। ठीक है, फिर थोड़ा बोल दो आने वाली अपनी पीढ़ियां, तो फिर वो कह देते हैं पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो वो चीज हो जाती है ना। तो प्यारे दोस्त, जेम्स चैडविक ने इनको खोजा और इन्होंने बताया कि भाई साहब एक तो ऐसा है इसमें जिसके वो उदासीन है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चैडविक साहब। और ये कैसे होते हैं? उदासीन। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, जिन पर कोई भी आवेश नहीं हो। चलिए, द्रव्यमान कैसा होता है? बिल्कुल समान होता है प्रोटॉन के समान। बिल्कुल 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। या फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये बेसिक सी चीज थी, है ना। अब यहां पर इससे दो प्रश्न और मेरे मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो गए जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था। ठीक है, जितनी पावर माइनस में बड़ी होती है वो उतना छोटा होता है। कि सर मतलब समझ नहीं आया। पावर जितनी प्लस की बड़ी होती है वो उतना बड़ा होता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, महेंद्र, उस पे 1 लाख का कर्जा। ठीक है, दूसरा मुझ पे 2 लाख का कर्जा। तो ज्यादा घाटे में कौन है? कि सर आप हुए ना, आपका दोस्त महेंद्र थोड़ी होगा। तो सेम चीज आती है, जो जितना माइनस में वो उतना छोटा होगा। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका द्रव्यमान कम है तो ये छोटा है। तो ये कितने गुना छोटा है यार ये। भाई चलो, चार्ज तो सेम हो गया, बाकी द्रव्यमान से उसके आकार का पता लगता है। कितना छोटा है यार, ये तो बताइए। बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने याद ही कर रखा है, उसने कहा सर 1/1837 गुना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से छोटा है। 1/1837 लेस देन इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। वेरी गुड, अच्छी बात है आपने याद कर रखा है इसको। चलो मैं यहीं से एक प्रश्न और बनाता हूं। कभी कभी एक प्रश्न और आता है, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? जैसे आपने वो सुना होगा ना, विराट और अनुष्का दोनों का जो नाम ज्वाइंट कर देते हैं तो विरुष्का हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियॉन हो जाता है। ओके, आइएगा। तो ठीक उसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियॉन बना दिया। तो प्रोटॉन, पहले न्यूट्रॉन लिया होगा इसीलिए न्यूक्लियॉन बनाए। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि दोनों नाभिक में पाए जाते हैं ना इसलिए। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन
दोनों को मिला लिया जाता है तो नई चीज बनती है न्यूक्लियॉन। क्या बनती है? न्यूक्लियॉन बनता है। ये बेसिक सी चीजें हैं, सारे बेसिक से फंड हैं। इलेक्ट्रॉन पढ़ा आपने, प्रोटॉन पढ़ा आपने, न्यूट्रॉन पढ़ा आपने, नाभिक का आकार पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक चीज निकल करके आती है कि रिलेटिव मास, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है? देखो क्या होता है, किसी भी चीज की शुरुआत अगर हुई होगी तो किसी से तुलना तो हुई होगी। जैसे पुराने समय में आप सुनते थे कि भाई गाय दे दो, अनाज ले लो, अनाज दे दो, ये ले लो। वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, एक्सचेंज चलता था। ये जो आज द्रव्यमान हम देख पा रहे हैं कि 6 किलोग्राम, ये इसकी तुलना, तो ये परमाणुओं की तुलना किससे की जाती है? ये जो आज रिलेटिव मास पढ़ते हैं, सापेक्ष द्रव्यमान पढ़ते हैं, जिसे हम एएमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ये कहां से चर्चाओं में आया? ये कहां से दुनिया के सामने आया? ये कहां से अस्तित्व में आया? किसने इसको देखा? ये क्या चीज होती है ना? ये कहां से निकल करके सामने आया? लोग इसको कैसे जानने लगे? तो रिलेटिव जो होता है इसे एएमयू कहा जाता है। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई। वैज्ञानिकों ने एक तत्व को चुना, कार्बन। किसको चुना? कार्बन, C12, और उसका द्रव्यमान 12 था। C12 के 12वें भाग के बराबर, C12 के 12वें भाग के, जो कार्बन है उसका द्रव्यमान 12 है, उसके 12 भाग किए गए, उसके बराबर जो होता है उसे एक एएमयू कहा जाता है। तो 12th पार्ट ऑफ C12, इसे क्या कहा जाता है? एक एएमयू कहा जाता है ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो परमाणु के द्रव्यमान के अध्ययन के लिए जिस तत्व का उपयोग किया गया वो कार्बन था। अब यहां C12 में ये दोनों चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। ये 12 इसका परमाणु द्रव्यमान है। सर परमाणु द्रव्यमान क्या होता है अभी बताते हैं। और C क्या है? तो कार्बन। कुछ एक आधार तो मानना ही था, तो इन्होंने कार्बन को ले लिया, क्योंकि कार्बन प्रकृति में सबसे सरलतम रूप में पाया जाता है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए इन्होंने इसका चयन किया कि कार्बन 12 के 12वें भाग के बराबर का हिस्सा हम लेंगे, और इस चीज से दुनिया के सामने ये चीजें आई। अब यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं, परमाणु संख्या भी है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने यहां पर पढ़ी, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है। अब यहां पर हम एक चीज पढ़ ही लेते हैं कि वास्तविकता में परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी तत्व में परमाणु द्रव्यमान क्या चीज होती है? एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास अगर किसी तत्व में आप देखें तो मुख्य रूप से वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या यदि मिला दी जाए तो परमाणु द्रव्यमान बनता है, ठीक है। ये चीज देखिएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आप सभी को। ये सोडियम का सिंबल है, ये 11 है और ये 23 है। ये सोडियम, जिसका वास्तविक ये Na जो नाम होता है वो नेट्रियम से आया, ठीक है। ये 11 इसका एटॉमिक नंबर है। परमाणु क्रमांक
ठीक। और ये 23 जो है ऊपर जो लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक मास है। परमाणु का द्रव्यमान। अब ये जो परमाणु का द्रव्यमान है 23, और ये जो है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान तो समझ में आ गया सर कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो आपका परमाणु द्रव्य, ये प्रोटॉन कहां से आया, ये परमाणु क्रमांक कहां से आया। तो एक आदमी थे जिनका नाम था हेनरी मोसले, आपने ये नाम सुना होगा। ठीक है। डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोसले, सन 1911 में, एटॉमिक नंबर 11 में आता है। ठीक है, सन 1911 में क्या होता है कि हेनरी मोसले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार यह बताया कि सभी तत्वों में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो इन्होंने परमाणु संख्या की खोज की, एटॉमिक नंबर की खोज की। कि एटॉमिक नंबर अर्थात जो परमाणु क्रमांक होगा वो कुछ और नहीं अपितु प्रोटॉन की संख्या है। तो किसी भी तत्व में जो आप है ना बोलते हो ना कि इसमें एक प्रोटॉन है, मतलब आप उसमें, या एक एटॉमिक नंबर है। ठीक। ओके, 1913 में इन्होंने आवर्त सारणी दी थी, तो ये 13 पीरियोडिक टेबल का ईयर है। 1913 में पीरियोडिक टेबल आती है, 11 में एटॉमिक नंबर आता है। ठीक है, हेनरी मोसले के साथ 1913 इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी आती है। तो 1913 आप हेनरी मोसले सही कह रहे हैं, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल का है, आधुनिक आवर्त सारणी का है। ठीक है। है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो परमाणु क्रमांक किसकी संख्या है, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या। ये देखिए यहां पर किसी भी कभी भी इसको है ना ये इस तरह से लिखा जाता है कि एक्स हो गया, नीचे जेड लिखा जाता है और ऊपर यहां पर ए लिखा जाता है। ये एक तरीका होता है वैज्ञानिकों के द्वारा इजाद किया गया कि किसी भी तत्व में ये जेड किसको दर्शाएगा, ये जेड दर्शाएगा परमाणु क्रमांक को। एटॉमिक नंबर को। और ये ए किसको दर्शाएगा, एटॉमिक मास को, परमाणु द्रव्यमान को। और ये एक्स क्या है, उस तत्व का संकेत, सिंबल ऑफ एलिमेंट, उस तत्व का संकेत है ये, सिंबल है ये चीजें होती। जैसे अभी मैंने यहां पर अब आपको कहा था ना, अब आप हम इसको देखते हैं कि ये सोडियम क्या चीज होती है, इसको देखते हैं हम यहां पर। तो मतलब परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या होती है, परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ये बेसिक से फंडे आपको समझ में आए। अब यहां वापिस से उसको उठाते हैं अपन, किसको, इस सोडियम को। एटॉमिक नंबर 11 और द्रव्यमान था 23। ये इसका परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। प्रोटॉन की संख्या के। ये एटॉमिक मास है। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या
और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। अब यहां पर आप इसको इजीली ये चीज कह सकते हो कि जैसे एटॉमिक नंबर इसका कितना है 11, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 11, तो मतलब इसमें प्रोटॉन 11 है। परमाणु द्रव्यमान इसका कितना है 23, 23 बराबर क्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की। अब आपको प्रोटॉन की संख्या तो पता है ना कितनी होती है 11, तो 23 बराबर प्रोटॉन की जगह पर क्या रखेंगे 11 प्लस का क्या हो जाएगा n, ये 11 इधर आएगा तो माइनस का, 23 माइनस 11 बराबर n, 23 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 12, 12 बराबर n। तो ये 12 क्या हो गए न्यूट्रॉन हो गए, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। अब माइंड में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रॉन का कैसे पता चलता है, जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं केसर 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए केसर 11। सिंपल सा फंडा। अब एक आपको करना है, ठीक है, एक आपके लिए दे रहा हूं, एक आप करो। चलिए, ये Cl कहते हैं क्लोरीन को। अब बताओ इसमें प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, जो चीजें अभी तक पढ़ाई वही है इसमें, मैथ से थोड़ा सा हल्का सा। समय हो गया, तो समय हो गया तो ये होमवर्क दे देते हैं आपको, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि ठीक है प्रोटॉन की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी। दैट्स योर होमवर्क, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, कल मैं इसका आंसर बताऊंगा कि क्या होगा। धन्यवाद।